आवाज आ रही है? हाँ ये तो हम लोग तकरीबन अपने लॉसेस वाला चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। हम लॉसेस कंप्लीट हो चुका था आई थिंक सो। लॉसेस हमने कंप्लीट करा है। अब हम नए सेक्शंस पे आते हैं। नए सेक्शन 60, 60A, 60B, 64A और 64AB। तो इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं क्या था इसके अंदर। ओके, ये था डिडक्शन का, डिडक्टेबल्स का। 60 जो है हमारा ज़कात का है। ये डायरेक्ट डिडक्शन है जो कहाँ से माइनस होती है, हमारा टोटल इनकम में से। तो ज़कात क्या है हमारे पास, 60, वो ज़कात 60 है। 60A जो है हमारे पास वर्कर वेलफेयर फंड से। 60B जो है वो है वर्कर पार्टिसिपेंट्स फंड्स। 60C जो है हमारे पास वो है डिडक्टेबल प्रॉफिट ऑन डेट। और 60D जो है हमारे पास वो है डिडक्टेबल अलाउंसेस। फिर और कौन सेक्शन है इसके अंदर? 64AB। अच्छा, बाकी जो हमारे पास एक अपना ये जो बाकी जो रिबेट्स वगैरह के सेक्शन भी इसमें कवर कर रहा है ये। रिबेट्स में क्या क्या चीज़ें हमारे पास, रिबेट्स में चैरिटेबल डोनेशन है, अलाउंस इन इन्वेस्टमेंट इन सुकूक से। आई थिंक इतने ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। हाँ, टैक्स रेट और नीचे डिस्कस किया हुआ है। तो हम सिर्फ थोड़े से एमसीक्यू पढ़ लेते हैं जो हमने भी पढ़ा है। लिखा हुआ है हमारे पास कि इफ ज़कात पेड अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस in 1980 is fully deducted, is not fully deducted under the section 9 of the income tax ordinance 2001 in a tax year. The same cannot be carry forward, can be carry forward for 3 years, for 5 years, for 6 years. कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि ज़कात हम लॉसेस के अगेंस्ट नहीं कैरी करते हैं ना। हम्म तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो क्या है, ये आंसर सही है। मतलब अगर लेट से फॉर एग्जांपल आपकी टोटल इनकम जो है, आपकी टोटल इनकम जो आ रही है वो है, टोटल इनकम जो है वो है कोई 100 रुपीज से। आपने जक़ात पेड की थी, जक़ात ऑर्डिनेंस वगैरह, वो लेट से आ गई कितना, 110 रुपये। ठीक है। तो मीन्स आप पे क्या हो गया, आप पे 10 रुपये माइनस में आ गया, तो क्या आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है भाई। उसके बाद फिर जक़ात पेड टू द बेगर मे बी डैश एज डिडक्टेबल अलाउंस, अलाउड इट, नॉट अलाउड इट, नन ऑफ दीज। जक़ात अगर जक़ात एंड के थ्रू है तो ये अदरवाइज अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड इट। नोट देन उसके बाद वर्कर्स वेलफेयर, नोट टैक्स एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस, डिडक्टेबल अलाउंस या टैक्स क्रेडिट। डिडक्टेबल अलाउंस डिडक्टेबल अलाउंस फिर विच वन इज द डिडक्टेबल अलाउंस, ज़कात, वेलफेयर, वर्कर्स वेलफेयर। ऑल ऑफ द अबव है। ऑल ऑफ द अबव। डन। फिर days shall be allowed it as deductible allowance for the profit on debt under। ये ज़कात का 60 सेक्शन, ज़कात वेलफेयर फंड का 60A, ज़कात पार्टिसिपेशन फंड का 60B। तो क्या होगा इसका? आल आ लीजिए तो। ऑल ऑफ द अबव होगा, पक्की बात है। हाँ मुझे ऑल ऑफ द अबव नहीं, आल ही होता है। फिर भी देख लो, मुझे 50-50 है बाकी। हम देख लेते हैं थोड़ा सा। 9, 5 का क्या होगा, 5 का ए, 5 का ए, 5 का यहाँ पे ए आ रहा है। तो मीन्स से इंडिविजुअल शैल बी अलाउड डिडक्टेबल फॉर प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 64A। इंडिविजुअल का अलाउ है माइनस करना अंडर सेक्शन 64। बाकी अच्छा, बाकी में नहीं। फिर हमारे पास है डिडक्टेबल अलाउंसेस, अलाउंस फॉर द प्रॉफिट ऑफ दैट शैल नॉट एक्सीड, इससे एक्सीड नहीं हो, लोअर ऑफ 50% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। लोअर 50%। वन में अपना 15 लाख रुपए, और लोअर ऑफ 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ और 2 लाख रुपए।
तो प्रॉफिट ऑन डेट जो था वो कितना था हमारे पास, याद है? प्रॉफिट ऑन डेब्ट है 50% है, या अलाउंस शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन रुपीस। 2 मिलियन पक्की बात है, ये हमने पढ़ा था कहाँ पे, ये यहाँ भी लिखा हुआ है। 64 कहाँ की हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट वाली बात। ये हमने लिखी नहीं है यहाँ पे। वैसे ये सेक्शन 60D में लिखा हुआ, 60D में लिखा हुआ है, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन, सॉरी 60C में वो प्रॉफिट और डेट। अच्छा ये वो आगे चीजें लिखी नहीं है। चलो, तो इसका क्या होता है, 50% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, और 2 मिलियन रुपीस। आफ्टरवर्ड्स हम यहाँ पे आते हैं, ये फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस। 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम इकोनॉमिक वो किसका? सी। अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ द डिडक्टेबल अलाउंसेस अंडर सेक्शन 64A(b) फॉर expense द पर्पस ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस अंडर education expense the taxable income of the individual 64A for education and the taxable individuation। डी लग रहा है मुझे इसका। individual एक मिनट एक 10 लाख से ऊपर होनी नहीं चाहिए, यही बात। 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए नहीं, 1.5 लाख ही पड़ी थी अब। मिलियन। 7 का वैसे भी चेक कर लेते हैं आंसर, 7 का देखो आंसर क्या लिखा हुआ है, 7 का डी। एक्सपेंस ट्यूशन फीस होना क्या चीज, क्या बोल रहे हो? कितना लिखा है डी का तो हाँ 7 का डी। 7 का डी कितना है? 1 1 लाख। 1 मिलियन। 1 मिलियन, ये 1 मिलियन 64A में, 64AB, ये तो टैक्स क्रेडिट में सेशन है ना, नहीं लेकिन वो 64 का। क्या, वो भी कितना होना चाहिए, तो वहां पे 1 मिलियन है। डेटा कटेबल अलाउंस। फिर उसके बाद डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर द एजुकेशन एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल tax deduction under section dash of the income tax ordinance. Deductible allowance for educational expenses is not allowed it for computation of tax deduction under section dash of income tax ordinance 2001। तो ये हमारे सेक्शन से काफी हमारे हमारे तो 8 का क्या है हमारे पास, 8 का ए है। 8 का ये मतलब deduction allowances for educational expenses is not allowed it for the computation of tax deduction under section dash of the income tax ordinance 2001। ये नहीं है ना अपने सिलेबस में वैसे, सेक्शन 149। इसलिए हमने पढ़ा नहीं। तो डिडक्शन क्या है, नहीं है अंडर सेक्शन। 149। उसके बाद हम आते हैं नीचे वाले सेक्शन पे, टैक्स क्रेडिट के। टैक्स सेक्शन पे आएंगे 61 से 65 तक, तो ये हम पढ़ लेते हैं अगेन। सही। डी तक तो हमारा डिडक्शन एक्सपेंसेस हो गया, प्रॉफिट ऑन डेट वाली बात होगा, 60C में लिखी हुई है, 60D के अंदर एजुकेशन डिडक्शन लिखी हुई है। फिर 61 में हम आते हैं, 61 में क्या है, चैरिटेबल डोनेशन है। ये ये डिवाइडेड बाय बी इनटू सी। सी क्या है इसमें, लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट। ए क्या होता है हमारे पास, ए होता है हमारे पास टैक्सेबल इनकम, तो टैक्स नीचे टैक्सेबल इनकम का अमाउंट। तो सी क्या होगा कि एक्चुअल अमाउंट होगा, फेयर मार्केट वैल्यू होगी, या 30% ऑफ इनकम टैक्स होगा। अगर कंपनी है तो 20%। फिर अलाउंसेस एंड, इंडिविजुअल और एओपी के लिए 30%। हाँ 30%। उसके बाद अगर आपके पास अलाउंसेज इन इन्वेस्टमेंट, सुकूक एंड लाइफ इंश्योरेंस है, तो सी जो होगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा, एक्चुअल अमाउंट और 2 मिलियन या 20%
इनकम 1.5 लाख रुपया या फिर 5%, जो भी कम होगा। हाँ, वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कितना होगा, 1.5 लाख रुपए एक्चुअल या 5%, हम्म, कितने कम होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन वो एपीएफ, सी क्या होगा, 20% ऑफ इनकम टैक्स, वो इनकम हम्म, हमारा वो टैक्स क्रेडिट फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट अगर मैन्युफैक्चर जनरेट करा तो उसके लिए होगा। 64 डी के अंदर टैक्स क्रेडिट फॉर द पॉइंट ऑफ सेल्स। 65 जो मिसलिनियस प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स क्रेडिट, और 65 बी जो है वो है टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट्स। मिसलेनियस वाला तो अलग है ना फिर सेक्शन। ये अलग है, लेकिन ये हमारे 65G तक है। नहीं, सी 65 है बस। ये 66 से चैप्टर चेंज हो जाता है, हमारे पास खाली यहीं तक है। हम्म, यहाँ क्या बोल रहा है, 65 ई तक बोल रहा है। 65G तक होता है ना इसका सेक्शन। अच्छा, हमने पढ़ा नहीं था कभी। हम्म, 61 आ गया, 62, 63, 64, 65। अच्छा, 60 है, यहाँ तक है हमारा सेक्शन। चलो उसको देखते हैं, में कवर हो जाएगा। नहीं क्या है। अच्छा, एक मिनट के लिए होल्ड करना। असल में एक मिनट होल्ड करना, वो नेट वाला पैसा देना है। हम्म, तेजी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रेजिडेंट टैक्सपेयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम जो हैगी होगी ऑफ रेजिडेंट पर्सन शैल बी चार्जेबल टू टैक्स, एक्सेप्ट किसकी चार्ज नहीं होगी, सैलरी इनकम की, प्रॉपर्टी इनकम की, बिजनेस इनकम की, या कैपिटल गेन की। अरसलान, तो ये होगी सैलरी इनकम की। The foreign source income of a resident taxpayer shall be charged with tax except salary income। हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है सर। हाँ हाँ। उसके foreign tax credit is allowed for an equal amount to foreign income tax paid, Pakistan income tax paid, lesser of A and B या higher of A and B। फॉरेन टैक्स, पाकिस्तान इनकम टैक्स पेमेंट, लेजर ऑफ ए एंड बी, लेजर हायर, हायर तो नहीं है, लेसर ऑफ ए एंड बी, सी। सी, जो भी इनमें से कम होगा उस पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, फिर उसके बाद द फॉरेन टैक्स क्रेडिट इज अलाउड अप इनकम टैक्स रेट डैश 6%, ये 2%। ऑफ इनकम टैक्स एबिलिटी 25%। भाई उसको बोला फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है आपको कहाँ तक मिल सकता है, तो अप टू जितनी भी आपकी अमाउंट हो, 100% आपका जो भी आपका अमाउंट बन रहा होगा उस तक भी क्या हो सकती है, एग्जाम्प्ट हो सकती है। आफ्टरवर्ड्स द एक्सेस अमाउंट ऑफ द फॉरेन टैक्स क्रेडिट इज ओनली रिफंडेड, कैरिड बैक, कैरी फॉरवर्ड इन नन ऑफ दीज। एक्सेस एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट किसको कहते हैं?
ज्यादा अमाउंट हो, क्या आपकी लाइबिलिटी बन रही थी कि कोई 100 रुपीज की, आपको क्रेडिट मिल गया कोई 112 रुपए का, हम्म तो रिटर्न, कैरी बैक, कैरी फॉरवर्ड या नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर, कैरी फॉरवर्ड हो सकता नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं, ये हो सकता है पर रिफंडेड का। आई थिंक कुछ भी नहीं होगा। फोर का, फोर का है डी, कैरी बैक फोर का डी, नॉन ऑफ दीज। डी। अच्छा, के बाद, अवेल द फॉरेन टैक्स, फॉरेन इनकम टैक्स मस्ट बी विद इन ड्यू आफ्टर इट इज अर्न। इनकम 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जमा कराना होता है ना। साल के अंदर नहीं, हम्म 2 साल के अंदर पेड करवा दो, जब आपने दिया है तो 2 इयर्स। देखो टैक्स तो होता ही उसी साल का है ना, तो कम से कम 2 साल तो होने चाहिए। हम्म उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारे पास। उस पे, टैक्स क्रेडिट इज ओनली ऑन नेट फॉरेन सोर्स इनकम, ग्रॉस फॉरेन सोर्स इनकम या नॉन ऑफ दीज। none of these, टैक्स किसको मिलेगा, नेट फॉरेन सोर्स इनकम में मिलता है या ग्रॉस में मिलेगा। none of these होगा ना। मिलेगा। भाई वो बोल रहा है कि टैक्स क्रेडिट जो मिलेगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो मिलेगा वो किस पे मिलेगा, नेट पे मिलेगा, ग्रॉस पे मिलेगा। सवाल में तो फॉरेन लिखा हुआ नहीं, तब भी मैंने, वो मिलेगा उस पे नेट पे पैसे। नेट पे मिलेगा, नहीं लेकिन देखो दो सवाल, दो ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है ना फॉरेन, तो इसलिए मैंने इसलिए कंसिडर किया। बट सी भी लिखा था, मैंने कहा कि हाँ। उस हिसाब से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ पर्सन सस्टेनिंग फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स लॉस इज अलाउड टू डैश ऑफ सच लॉस, सेट ऑफ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, सेट ऑफ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम या बोथ। सेट ऑफ अगेंस्ट फॉरेन सोर्स इनकम। अगेंस्ट फॉरेन सोर्स इनकम, सही। उसके बाद Dash tax credit is allowed before any other tax credit. Foreign tax credit, tax credit for donation या tax credit for already deposit. इसमें लिखा है ना फॉरेन टैक्स, हाईलाइट लगा हुआ है। उसके बाद an individual making donation to a specific institution under clause 61 is allowed a deduction on account of tax credit, वो credit up to dash of the taxable income, 30%, 25%, 15% या 0%। अगर क्लॉज 61 के हिसाब से आप दे रहे हो तो कितना परसेंट टैक्सेबल इनकम होना चाहिए, 30%। सही। तो अगर स्पेसिफिक डोनेशन दे रहे हो आप 61 के तहत, तो 30% तक क्या आपको अलाउ है। उसके बाद वेयर एनी प्रॉपर्टी इज डोनेटेड देन डैश ऑफ द प्रॉपर्टी इज टेकन एज द वैल्यू ऑफ डोनेशन, कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू, एनी ऑफ दीज या हायर ऑफ वैल्यू रिकॉर्डेड फॉर द कैपिटल वैल्यू टैक्स और फेयर मार्केट वैल्यू। तो अगर हम किसी को डोनेशन कर रहे हैं क्या चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो कौन सी लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू पे लेंगे, वो डोनेशन के तौर पे क्या होगी, अलाउ होगी। डोनेशन टू द लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एसोसिएशन मे बी मेड टू डैश परसेंट, 50% टैक्सेबल इनकम, 95% ऑफ टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम, या बोथ ए टू सी, नन ऑफ, अच्छा नन ऑफ दीज।
95% ऑफ टैक्सेबल इनकम। डोनेशन टू द लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, क्या ये उस लिस्ट में था जो हमने पढ़ी थी? पता नहीं, हम एक सेकंड चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो, यहाँ वो बात लिखी हुई है कि क्या फॉरेन इनकम टैक्स इज टू बी पेड इन द फॉरेन कंट्री विद इन द 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, 2 साल के अंदर पे जाए। इफ नॉट पेड विद इन 2 years द टैक्स क्रेडिट अलाउड इन पाकिस्तान शैल बी ट्रीटेड एज टैक्स पेबल बाय द पर्सन। तो आपको देना पड़ जाएगा वापस। आफ्टरवर्ड्स हम डोनेशन पे आ रहे हैं। क्लॉज 61 था रिबेट्स का, ये लिस्ट दी हुई थी। क्लॉज क्लॉज 61 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल जो है उसके अंदर स्टेट रिडक्शन रिडक्शन दी हुई है। पार्ट क्लॉज 61 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। अच्छा, और खाली क्लॉज 1 की बात 61 की बात कर रहा है तो कितना परसेंट अलाउ है? एवरेज रेट किस पे लेना है हम लोग? एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन और फेयर मार्केट वैल्यू या 30% टैक्सेबल इनकम, विच एवर इज लोअर, जो उनमें से लोअर होगा। तो 30% वाली बात हमने यहाँ पढ़ी थी। अच्छा, अगर एसोसिएट को दे रहे हो तो कितना देना है? 15%। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? एसोसिएशन, अच्छा सॉरी। उसके बाद 61 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है कि 30% जो टैक्सेबल इनकम का माइनस करना है आपको, और 20% किसका? अच्छा, ये यहाँ देखो, ये डोनेशन कौन सी दी हुई है? ये डोनेशन डायरेक्ट जो माइनस कर दो आप कहाँ से, लिखा हुआ है द डोनेशन टू सर्टेन, अगर दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ उसको मैं। Donation to certain institution specified in the clause 61 part 1 second schedule are the state deduction from the income of the donor instead of calculating rebate at the average rate। अगर 61 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के तहत आप दे रहे हो तो आप डायरेक्ट क्या करो, टोटल इनकम में से माइनस कर दो अमाउंट डिडक्शन के तौर पे, ना कि आप रिबेट कैलकुलेट करो। अच्छा, इस पे मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और 20 और इंडिविजुअल एओपी के लिए, और 20% किसके लिए? टैक्सेबल इनकम के लिए, वो एक कंपनी के केस में। वो है कौन कौन से? और एसोसिएशन को दे रहे हो तो 15% और 10%। वो एनी स्पोर्ट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, पाकिस्तान एस्टैब्लिश डिसेबल फाउंडेशन, फातिमा फाउंडेशन कराची, द सिटीजन फाउंडेशन कराची, द सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी कराची, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेमोरियल अवार्ड सोसाइटी, इंडिविजुअल वो इकबाल मेमोरियल फंड, शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट लाहौर, नेशनल म्यूजियम एनी रिलीफ फंड ऑफ एस्टैब्लिश बाकी कायदे आजम कराची, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर कोविड-19 के तहत जो मिले। ये क्या है? इसमें आप 30% क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो। इसको मैं पूरे चार्ट को ही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये कौन सा हमारे पास? क्लॉज 61 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। तो इनको देंगे तो कितना होगा? 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी, और 20% इन केस ऑफ कंपनी, और 15% ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी, और 10% ऑफ कंपनी। लेकिन कब होगा? जब आप एसोसिएट को दे रहे हो, एसोसिएट को दे रहे हो अपने किसी, जब। उसके बाद एक लाइन और लिखी हुई थी नीचे, अगर आपने इन बंदों को दे रहे हो, इन बंदों को दे रहे हो तो डायरेक्ट डिडक्शन, कोई लिमिट वगैरह नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो। वो कौन कौन से बंदे हैं? एनी अमाउंट डोनेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर स्पेशल फंड विक्टिम फॉर टेररिज्म, क्लॉज 64 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। और चीफ मिनिस्टर को दे रहे हो आप 64 बी का पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में, वो इंटरनली डिसेबल पर्सन को, आईडीपीज ऑफ एनडब्ल्यूएफपी, या प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड 2010 एंड प्रोविजनल चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड फॉर द विक्टिम ऑफ फ्लड 2010, क्लॉज 64 सी पार्ट 1 सेकंड। तो कोई लिमिट नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करते हो? माइनस कर सकते हो। तो यहाँ ये बोल रहा है हमारे पास
कि क्या डोनेशन टू लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एसोसिएशन में बी मेड टू देश 50%, 95% टोटल टैक्सेबल इनकम, या नन ऑफ दीज। अच्छा, ऊपर एक और बात भी लिखी हुई थी, वो भी पढ़ लें हम हाथ के हाथ, ताकि वाइड भी हो जाए हमारा। लिखा है डोनेट किसको देना है? डोनेट देना है एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ, any educational institution or hospital in Pakistan established or run by the federal government, provincial government, local government, any non-profit organization provided by the tax authority established for the purpose of religious education, charitable institution, charitable welfare or promotion। तो इन बंदों को दे रहा है। तो ये जो हमारे पास हॉस्पिटल बना हुआ है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो बन रहा है, ये लोकल गवर्नमेंट का है, प्राइवेट गवर्नमेंट का, किस गवर्नमेंट का है? तो मेड अप ऑफ 95 और टैक्स इनकम 95। इनमें से कुछ भी अमाउंट नहीं है, नॉन ऑफ दीज आर सीन है इसके अंदर फिलहाल। इसमें एसोसिएशन है तो इसमें तकरीबन कितना होगा? 15% है ना? नहीं नहीं, एसोसिएशन वाली बात नहीं है ये तो इदारे के लिए शायद एसोसिएशन यूज कर रहा है। वो एसोसिएट वाली बात कर रहा था, एसोसिएट, एसोसिएट कहाँ लिखा हुआ है एसोसिएट? मतलब कोई जानने वाला वगैरह हो, एसोसिएट हो उसका बंदे का, उस केस से 15% होगा। अच्छा सही। फिर लिखा हुआ है अ टैक्स क्रेडिट इक्वल टू डैश फॉर द डोनेशन मेड टू द अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। वैसे इसमें इतना ऊपर कितना परसेंट था वैसे उसका? ऊपर वाले का, जो अपने हॉस्पिटल वाला। ये वाला हम्म। इसको हम यहाँ से लेते हैं कि अगर ये क्या हो रहा है, अगर ये हॉस्पिटल है पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हुआ है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट के तहत, तो क्या लगेगा इस पे? एक्चुअल अमाउंट या 30% के हिसाब से क्या देगी? एवरेज रेट लगेगा। अगर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल प्राइवेटली बना हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, इतना मुझे अंदाजा नहीं इसका। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो फिर अलग आ जाएगा सीन, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के तहत नहीं बना हुआ होगा। तो लेकिन फिलहाल अभी इन सीन में से कोई सा भी नहीं है। चलो से आगे करते हैं। है ना, आगे चलते हैं। आर टैक्स क्रेडिट इक्वल टू डैश फॉर द प्रमोशंस और डोनेशन मेड टू द अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। आर टैक्स क्रेडिट इक्वल टू डैश फॉर डोनेशन मेड टू द अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को अगर दे रहे हो तो full amount of donation is allowed it, half amount of the donation is allowed it, calculate at the average rate of tax is allowed, नॉट अलाउड होगा। not allowed it। नॉट अलाउड क्योंकि अनअप्रूव्ड है। unapproved है तो क्या होगा? not allowed it। A tax credit is dash is allowed it to a person making investment in the shares of listed company not being in a first LOT। क्या होगा इसका? इसका ये है कि अगर कोई फर्स्ट अलॉट वो अलॉटी अगर रहेगा, तो पहली दफा अलॉट हो रहे हैं शेयर्स वगैरह, तो प्रोपेशनेट बेसिस। उसको तो एवरेज रेट पे अलाउ है। लेकिन ये बोल रहा है कि वो पहला बंदा नहीं है तो नो टैक्स क्रेडिट, कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। आफ्टरवर्ड्स a tax credit for the investment in shares is made only for the investment which is total cost of the shares 20% total taxable income 1 million rupees या लेसर ए बी सी। तो इन्वेस्टमेंट वाले सीन में हम इन्वेस्टमेंट वाले सीन नहीं 1.5 लाख रुपया था ना? 1.5 लाख था उसमें। नहीं 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 नहीं, डे- 1.5 लाख था? क्या हो गया भाई? ये रहा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सुकूक एंड लाइफ इंश्योरेंस 62 के अंदर। ये सी क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट 20 लाख रुपए और 20% ऑफ ITO इनकम टैक्स, तो 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। सी क्या है हमारे पास? 1 मिलियन और टोटल शेयर में। अच्छा, वहाँ कितना लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन? अरे यार कहाँ गया?
यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस वाले में 1.5 लाख था और सुकूक्स वाले में शेयर्स में 2 मिलियन या 20% जो भी कम हो। यहाँ 2 मिलियन लिखा हुआ है हमारे पास। वहाँ ऑप्शन के अंदर कितना आ रहा है, वहाँ ऑप्शन में 1 मिलियन आ रहा है। या तो ऑप्शन गलत है या तो हमारा जो हमने पढ़ा वो गलत है। सेक्शन कौन सा 62 था ना ये? ऑप्शंस में क्या था, 20% और 2 मिलियन और 20% था ना उसमें लिखा हुआ है, जो भी कम हुआ। हम्म। उसकी वैल्यू होगी 20% या 2 मिलियन रुपीज। देखो यहाँ पे 2 मिलियन रुपीज ही लिखा हुआ है, तो इसको हम काट के सही कर देते हैं। ये 2 मिलियन रुपीज है, ना के 1 मिलियन रुपीज। ठीक है भाई। तो इन्वेस्टमेंट किस पे होनी चाहिए? शेयर्स इन अलाउडेड फॉर इन्वेस्टमेंट, टोटल शेयर्स पे, 20% पे, 2 मिलियन पे, या लोअर ऑफ पे? तो लोअर ऑफ ए बी यार हम इसका इसका आंसर क्या लिखा है डी नीचे वैसे? डी। डी लिखा है, अच्छा सही। ठीक है भाई। क्योंकि देखो यहाँ पे क्यों मैंने ये बोला कि काट के सही करना पड़ा, क्योंकि जो टोटल शेयर्स वाली कॉस्ट भी थी, 20% वाली बात भी सही थी, लेकिन सिर्फ एक वाली बात गलत की, और नीचे इसने बोला लेसर, तो ये मुझे लगा कि गलत होगा। उसके बाद है हमारे पास 20% टैक्सेबल इनकम। ठीक है, 20% सही। उसके बाद वेयर आर टैक्स पेयर डिस्पोज ऑफ द शेयर्स विद इन डेज ऑफ द परचेज, द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पर्सन शेल इंक्रीज बाय एन अमाउंट इक्वल टू टैक्स क्रेडिट अलाउड हिम। अच्छा भाई, अगर किसी बंदे ने क्या कर दिए, शेयर्स को बेच दिए इतने टाइम के अंदर, तो जो टैक्स क्रेडिट मिला होगा वो क्या हो जाएगा, वापस रिवर्स पे हो जाएगा। तो कितने महीने पड़े थे हम लोगों ने? वो वो था ना 4 महीने, 4 महीने, वो 4 साल वाला था ना। नहीं नहीं, बोला है कि अगर लेट से आपने शेयर्स परचेज किया, आपको क्या टैक्स क्रेडिट मिल गया, और आपने 48 मंथ ऐसा था शायद। आपको मिल गए, आपने टैक्स क्रेडिट हासिल उसके किया। बाद टैक्स नहीं लगेगा, वो वाला था ना चीज। नहीं, टैक्स क्रेडिट वाला नहीं। भाई लेट से आपकी लाइबिलिटी बन रही थी कोई 100 रुपीज, तो आपने पहली बार शेयर्स लिए थे, तो आपको शेयर्स लेने की वजह से क्या हुआ, रिबेट मिल गया कितने का, लेट से 30 रुपए का। अब ये बोल रहा है कि अब अगर लेट से इसको आपको रिबेट्स मिला अभी, आपने क्या कर दिया, इसको 2 दिन बाद बेच दिए, तो ये रिबेट मिलेगा वो क्या होगा, दोबारा से आपकी टैक्सेबल इनकम का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। तो 1 साल के बाद बेच दिएगा, तो कितने साल तक आप नहीं बेच सकते उन शेयर्स को, अगर आपको टैक्स क्रेडिट हासिल करना है तो, वरना वो एडेड बैक हो जाएगा दोबारा से आपकी लाइबिलिटी में से। तो कितने साल तक शेयर सकते हैं आपको, कम से कम, या कब कितने टाइम तक नहीं बेच सकते? याद नहीं मुझे। तो ये आप 24 महीने तक नहीं बेच सकते। 2 साल मतलब। 2 साल तक नहीं बेच सकते। डन है। उसके बाद पे आ टैक्स क्रेडिट एट द एवरेज रेट ऑफ टैक्स शैल बी अलाउड टू अ पर्सन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड इफ his desired income from day salary business both and be none of these. A tax credit at the average rate of tax is allowed to a person for the contribution to approved pension fund if he desire income from salary or business. So means both can be done. सही। The total allowed contribution made to the approved pension fund on the basis of age above 40 years on the 1st July 2006 should not be more than days taxable income of the year. 20%। The total contribution approved pension fund वाले में, एक मिनट, अप्रूव पेंशन फंड में कितना लिखा हुआ है, एक्चुअल या 20%, नॉर्मल केस के लिए लिखा हुआ है तो
ये 50% लिखा है आई थिंक। ये जो लास्ट वाली पॉइंट है, इफ पर्सन ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन फंड एट 41 एज कैन पे एडिशनल 2% एंड नॉट एक्सीड मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम टिल 30 जून 2019। ये वाला पॉइंट बोल रहे हो, प्रोवाइडेड वाला? सेक्शन 63 खोलो, लास्ट में सेक्शन 63। जी का क्या? ये वाले ऊपर लिखी है ना पॉइंट, ऊपर ऊपर यहाँ पे ये वाला 20% of the eligible person's taxable income for the relevant tax year, provided an eligible person joining the pension fund at the age of 41 years or above during the first 10 years 2006 July shall be allowed additional 2% per annum for each of age exceeding 40 years, provided further that the total contribution allowed to such person shall not exceed 50% of the total taxable income preceding year. 22% फाइनल फॉर ईच ऑफ them। ठीक है। तो कितना परसेंट है ये? 50%। तो उसके बाद 18 पे टैक्स क्रेडिट फॉर द इनलिस्टमेंट ऑफ द कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान शेल बी डैश ऑफ द टैक्स पेबल फॉर टैक्स ईयर इन विच द सेड कंपनी इज इनलिस्टेड। तो 20%। Tax credit for the enlistment of the company in any stock exchange in Pakistan shall be 20% of the tax payable by the for the tax year in which the said company is enlisted. उसके बाद where the tax liability is less than the tax credit for the person who is also a member of an AOP and the AOP having tax payable, then the excess amount would be carried back, carry forward, claimed by the AOP as a tax credit, and claimed by the person as tax credit. क्या बोलना चाह रहा है, दोबारा से पढ़ते हैं। where the tax liability is less than the tax credit, liability is less than tax credit of a person who is also member, क्या होना चाहिए? The where the tax liability is less than the tax credit for the tax credit of a person who is also a member of an AOP and AOP having tax payable, then the excess amount would be डी होगा क्योंकि पर्सन की बात हो रही, मे बी कंफर्म नहीं। भाई किसको मिल रहा है? AOP को मिल रहा है ना टैक्स क्रेडिट। टैक्स में लेस देन द टैक्स क्रेडिट the tax पर्सन को मिला है ना। the tax liability is less than the tax credit of a person। tax liability ज़्यादा है तो who is also a member of an AOP, the member AOP का and the NAP have the having a payable, then the excess amount टैक्स carry forward, carry back, claimed by the AOP as a tax credit or claimed by a person as a tax credit। तो 19 का हम देख लेते हैं। 19 का जो है वो है C claimed by the AOP as tax credit। उसके बाद tax credit for the employment generation by the manufacturer is 4 dash years। Tax credit for the employment generation by the manufacturer is for 10 years, 10 years, 10 years, 10 years। उसके बाद the tax credit under section 64B is admissible where the incorporation or the or manufacturing units are set up between जुलाई 2015 से लेके 2018 तक। ठीक है। more than 50% of the 50 employees are registered under the employee age old institution and the PPS। Manufacturing units are registered under the Company Act
कंपनी ऑर्डिनेंस 1984. ऑल ऑफ द अबव ही है, ये लग रहा है। ऑल ऑफ द अबव. तो कौन सी पूरी टैक्स? पूरी स्टेटमेंट है। तो इनकॉर्पोरेट हुई हो, मैन्युफैक्चर हुई हो कब? जुलाई 2015 से लेके 18 के बीच में, 50 से एम्प्लॉय ज्यादा हो, और वो क्या हो, ईओबीआई के अंदर रजिस्टर्ड हो, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्या हो, रजिस्टर्ड हो कहाँ पे? कंपनी ऑर्डिनेंस के थ्रू, 1984 वाले. फिर टैक्स क्रेडिट टू अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 shall be entitled to dash % of tax payable for the year. Tax credit to a manufacturer registered tax credit to a manufacturer registered under sales tax shall be allowed it entitled to tax of 3% of tax payable for the tax year. 3% क्या होगा, उसको अलाउ होगा. उसके बाद टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65A इज नॉट एप्लीकेबल टू. 65A जो है किस पे एप्लीकेबल नहीं है? द अंडर FTR, the both under NTR, the minimum 65A minimum tax is not applicable. ये applicable 65 है कौन सा हमारे पास? 65 है कौन सा? 65 miscellaneous provision ये related. सी तो नहीं है इसका। सी. सी. ये भाई देखो, ये होता है एनटीआर के थ्रू ना. टैक्स क्रेडिट अंडर 65A जो मिलेगा किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? एनटीआर पे एप्लीकेबल होगा. ठीक है. एप्लीकेबल अगर एनटीआर पे हो रहा है ये, तो ए बी ऑप्शन सही है हमारे लिए, सी भी सही है. तो मीन्स क्या होना चाहिए इसका? डी होना चाहिए. ये 65A जो है एप्लीकेबल किस पे होगा? सिर्फ और सिर्फ एनटीआर वाली एप्लीकेबल पे हो रहा है, ना कि एफटीआर पे, ना मिनिमम टैक्स पे. यहाँ पे लिखा हुआ नॉट एप्लीकेबल, तो एफटीआर पे भी एप्लीकेबल नहीं है और मिनिमम टैक्स पे एप्लीकेबल नहीं है. The tax credit to a person under 65A can be carried forward for 5 years, can be carried forward for 4 years, can be carried forward for 3 years, या none cannot be carried forward. तो टैक्स क्रेडिट पर 65 एप्लीकेबल टू द, नॉट एप्लीकेबल टू एनटीआर एफटीआर, सही है. तो टैक्स क्रेडिट टू द ये होगा 65A का कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड. 64 है नहीं है हमारे पास. 65 है, 65 है. सिक्सटी फाइव ए जो है हमारे पास कहाँ गया? अब देखो आवाज ठीक आ रही है? अच्छा. हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? मेरी, मुझे आ रही है आपकी. आपको आ रही है मेरी? हाँ अब सही आ रही है। और ये मैं कह रहा था, ये जो 23 सेक्शन है ना, 23 क्वेश्चन टैक्स क्रेडिट एंड सेक्शन 65A इज नॉट एप्लीकेबल टू, तो 65A तो ओमिटेड है। वो हाँ 60. हाँ आ रही है, मैं कह रहा हूँ 65A लिखा है ना 23 सेक्शन में, तो वो तो 65A ओमिटेड है। वो 65 को ओमिटेड कंसीडर करो ना. सेक्शन 65 ए अलग से मत लो, 65 को कंसीडर करो. कट रही है बार बार। मैं आपको मैसेज कर देता हूँ.
चलो आगे चलते हैं। इसको ट्राई है। ठीक है भाई, उसके बाद हम कहाँ पे आ रहे हैं? हम टैक्स क्रेडिट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी अंडर 65B। अच्छा भाई, उसके बाद क्या हमारे पास? टैक्स क्रेडिट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 65B पार्ट 1 is equal to dash percent of the amount so invested. So the tax credit for the investment in plant machinery under 65BA is equal to 10% of the amount is to investment invested. फिर tax credit for the plant machinery under section 65(1) shall apply if the plant machinery is purchased and installed at the time between the July 1 2010 से लेके जून 30 जून 2000 कब तक हो? Shall apply the tax rate for the plant machinery under section 61 part 1 shall apply if the plant machine is purchased and installed at the time between 1 जुलाई 2010 से लेके 30 जून 2018 तक अगर ली जाए। उसके बाद जुलाई 2010 से लेके 30 जून 2018 तक ली जाए। अच्छा एक सेकंड, इसका सी नहीं है, इसका होगा डी। 2019 30 जून 2010 से लेके 1 जुलाई 2010 से लेके 30 जून 2019 तक हो। फिर उसके बाद है टैक्स क्रेडिट टू द न्यूली स्टैब्लिश अंडरटेकिंग ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2010 इज इक्वल टू डैश 50% ऑफ टैक्स पेबल, फाइनल टैक्स पेबल, मिनिमम टैक्स पेबल या बोथ बी एंड सी। टैक्स क्रेडिट टू द न्यूली स्टैब्लिश अंडरटेकिंग ऑन आफ्टर द 1 जुलाई 2011 इज इक्वल टू द क्या होगा इसका? डी means tax credit to the newly established undertaking on or after 1 July 2011 is equal to the final tax payable and the minimum tax payable. Minimum tax is payable. Final tax is payable and the minimum tax is payable. Tax credit to the newly established undertaking on after the 1 July 2000 equal to minimum tax payable पे भी क्या मिलेगी? टैक्स रेट मिलेगा और मिनिमम फाइनल पे भी मिलेगा, मिनिमम भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद द टैक्स क्रेडिट टू द न्यूली established undertaking and
Section 65D is admissible if 28 का D, the industrial undertaking established with at least 70% of the equity shares raised to the issuance of the new shares for the cash consideration. Tax credit to newly established undertaking under section 65D is admissible. कब admissible होगा? If the industrial undertaking is established with at least 70% equity shares raised through the issuance of the new shares for the cash consideration. 70% or 70% of the shares. 929 है हमारे पास. A person shall entitled to dash in respect of any sum paid and any property given by the person in the tax year or donation to the specified person under section 61. टैक्स अलाउंस मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बोथ मिलेंगे, बोथ ऑफ दीज मिलेगा. तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा 61 के तहत. तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. 30 में लिखा हुआ है कि विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अंडर 61. बोर्ड ऑफ एस्टैब्लिश बाय द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हॉस्पिटल established by the foreign government or the provincial government, any non-profit organization, या none of these. तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कौन सा नहीं कहलाएगा, कौन सा नहीं कहलाएगा? ये ऐसी बोर्ड जो गवर्नमेंट ने बनाई हो वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कहला सकती है. हॉस्पिटल फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए हैं. ऐसा आ रही है आवाज मेरी? चलो अब ये सब इंस्टीट्यूशन का नॉन ऑफ दीज भी क्या, ये एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कहलाएगी? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा. तो इसका ऑप्शन क्या है? डी, नन ऑफ दीज. इनमें से कुछ भी नहीं है, सब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है. टैक्स क्रेडिट ऑन द चैरिटेबल डोनेशन पेड बाय द कंपनी शैल नॉट एक्सीड परसेंटेज ऑफ. अगर कंपनी दे रही है, अगर नॉर्मल बंदा दे रहा है तो कितना होगा उसका? 30% था, और कंपनी के लिए आई थिंक 20% था. तो इसका क्या होगा? बी, 20%. उसके बाद अ कंपनी पेड कैश 10,000 रुपये ऑन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. द टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड इट, नॉट अलाउड इट, नहीं. टैक्स क्रेडिट, टैक्स अलाउंस मिलेगा, बोथ मिलेंगे, नॉन ऑफ दीज मिलेगा. अगर कंपनी ने 10,000 रुपये कैश में पे करवा दिया तो शायद कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैंकिंग चैनल के तहत जमा करवाना लाजमी है. तो क्या होगा? डी हो जाएगा इसका, नॉन ऑफ दीज. तो एक कैश लिखा हुआ है यहाँ पे, किसमें अलाउ है हम लोगों को? फिर उसके बाद 33. Mr. X paid the insurance of his children as educational plan under section 62. A person is allowed a tax credit for the investment in shares and the insurance. And if Mr. allowed it is for tax credit? Yes, no. For tax credit, Mr. is required to approval of commissioner. या D.
तो दोबारा कैसे? Mr. X paid insurance for his children as educational plan under Section 62. A person is allowed a tax credit for investment in shares and the insurance. So Mr. X allowed it for tax credit. Yes, no, tax credit या Mr. X is required to be approval. तो 33 का आंसर देखते हैं. 33 का आंसर है बी. बी बोले तो नो. फिर मिस्टर अली पेड 10 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए फॉर द लाइफ इंश्योरेंस. हिज टोटल टैक्सेबल इनकम इज 6 लाख रुपए. सही है. वेयर calculate the tax whereas the tax calculated on the said income is 7,000 रुपए. How much tax credit is available to Mr. Ali? अली भाई ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है. 7,000 रुपये उनका क्या बन रहा है? टैक्स बन रहा है. और उनके बताओ कि इनको क्रेडिट कितने का मिलेगा. ठीक है. हाँ सही है. अच्छा, ये बोल रहा है कि मिस्टर अली है. मिस्टर अली ने क्या किया? लाइफ इंश्योरेंस के लिए पैसे पे करें. कितने पे करे हैं? 1 लाख रुपए पे करें. टोटल टैक्सेबल जो इनकी इनकम थी वो थी 6 लाख रुपए की. उस पर उसने टैक्स कैलकुलेट किया कितने का? 7,000 रुपए का. मीन्स टैक्स कैलकुलेट हो चुका है. हाउ मच टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल टू मिस्टर अली? मिस्टर अली को कितना टैक्स क्रेडिट मिलेगा? तो अगर अब लाइफ इंश्योरेंस वाली सीन देखते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस का क्या सीन था हमारे पास? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्चुअल 2 मिलियन या 20%. एक्चुअल 2 मिलियन या 20%, जो भी इनमें से क्या होगा? लोअर होगा. यहाँ हम लिख लेते हैं सब चीज अपने पास. एक सॉरी, एक्चुअल कितना है हमारे पास? इसके अलावा ₹2 मिलियन और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम. तो 20% कितना होगा टैक्सेबल इनकम का? 6 लाख है. 6 लाख का 20% हो जाएगा कोई 1,20,000 रुपये. ठीक है. 6 लाख का मैंने लिया कितना परसेंट? 20%. 20% बोला हुआ है यहाँ पे इसमें सवाल में. और इसके अंदर 20% टैक्स. तो ये क्या है हमारे पास? सी है हमारे लिए. तो सी हमारे लिए क्या होगा? ये 1 लाख रुपये होगा एक्चुअल वाला अमाउंट जो है इसने पे किया है. तो हम क्या करेंगे? 7,000 रुपये डिवाइडेड बाय 6 लाख रुपए. तो 3 जीरो से 3 जीरो कटे. 7 डिवाइडेड बाय करते हैं कैलकुलेटर पे. 7 डिवाइडेड बाय 600 रुपये. तो ये आ रहा है कोई 1%. बस. वो मल्टीप्लाई कर दो इसको कितने से? 1 लाख से. जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 1 लाख. ये आ रहा है 1,167. तो कितने का टैक्स क्रेडिट मिलेगा उसको? 1,167 का टैक्स क्रेडिट मिल रहा होगा. अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं साफ सुथरी राइटिंग में. इसने बोला क्या करो कि A अपॉन बी डिवाइडेड बाय वो मल्टीप्लाई बाय सी करना है. ठीक है. ए क्या है मेरे लिए? ए जो मेरे लिए टैक्स पेड आएगा.
सॉरी टैक्स बोल रहा हूँ, टैक्स जितना बन रहा है हमारे पे वो आएगा। बी क्या हमारे लिए टैक्सेबल इनकम आएगी, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आएगी। सी क्या है, सी क्या लेना है हमें, सी लेना है हमें लोअर ऑफ क्या लेना है नंबर 1 पे। पहले तो एक्चुअल लेना है, एक्चुअल क्या है मेरे पास 1 लाख रुपए एक्चुअल आ रहा है। उसके बाद या तो इनमें से क्या लो 20% ऑफ, सॉरी 20%, 2 मिलियन रुपीज लो, या तो इनमें से क्या लो 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो 20% कितना होगा हमारे लिए 1,20,000 रुपए। इनमें से लोअर कौन सा है हमारे लिए, 1 लाख रुपए लोअर था हमारे लिए, तो हमने क्या करा ए रखा, मैंने क्या चीज ए हमने वही रखा हमारे लिए जो था ए था हमारे लिए 7,000 रुपए जो उसने पे करें, डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम कितनी है इसकी 6 लाख रुपए, 6 लाख, और मल्टीप्लाई कर दिया जो अमाउंट क्या सी क्या लोअर था, लोअर क्या इसमें से 1 लाख रुपए लोअर था, तो 1 लाख रुपए क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अमाउंट कितना आया पर 1,167, जो क्या है टैक्स क्रेडिट है। कितने का अमाउंट को टैक्स क्रेडिट मिलेगा, मीन्स एक पे कितना करेगा एफबीआर को 7,000 में से माइनस करेगा 1167, उसके बाद जो अमाउंट होगा वो क्या होगा टैक्स पेबल होगा। तो अगर मैं इस आंसर को माइनस कर दूं 7,000 में से, तो हो रहा है कुछ 5,833 रुपये क्या करेगा पे करेगा, टैक्स पेबल है इसके लिए टैक्स पेबल। फिर हम नीचे आते हैं, उम्मीद है क्लियर होगी ये बात। A person required acquired shares of public company for from his friend and he is allowed it for said investment in shares. A person जो acquired किए share of public company from his friend, ठीक है, he is allowed it पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, उसने अपने किससे एक्वायर किए, फ्रेंड से एक्वायर किए हैं, तो उस पर तो कोई मिलेगा, क्योंकि देखो फ्रेंड जो होगी वो ओरिजिनल एलर्टी वगैरह होगी, वो उसने लिए होंगे डायरेक्ट। तो 35 का आई थिंक डी होना चाहिए, तो 35 का हम डी क्या करते हैं कंप्यूटर जी, डी पर टिक लगाया जाए। जो ओरिजिनल की बात है सिर्फ ओरिजिनल एलर्टी को मिलेगी टैक्स क्रेडिट, अदरवाइज नहीं मिलेगा किसी को भी। इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड इन शेयर्स एंड अलाउड इट टैक्स क्रेडिट ऑन द सेम, इन्वेस्ट कर दिए शेयर में और टैक्स क्रेडिट भी ले लिया, the tax credit will be increased by the amount of the tax payable if the disposed of within the dash year। यानी पढ़ा है अभी कि अगर कितने महीने के अंदर अंदर उसको बेच दिया जाए तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी 24 महीने के अंदर। फिर उसके बाद the tax credit for the investment in the health insurance is available if the person earns income under the head। इन्वेस्टमेंट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस किसको मिलेगी, प्रॉपर्टी के अंदर हो या सैलरी के अंदर, या सैलरी और बिजनेस के अंदर, सैलरी और कैपिटल गेन के अंदर, सैलरी और अदर सोर्सेज में मिल रहे हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही होगी, प्रॉपर्टी कैपिटल गेन वगैरह को हम इतने ना अहमियत देते नहीं है, तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि सैलरी वाले को और बिजनेस वाले को मिलेगी अगर मिलेगी तो। उसके बाद है हमारे पास द पर्सन any amount entitled to tax credit for the investment in the health insurance should be total contribution of paid by the person 5% of taxable income of the year और 1 लाख रुपए। तो we should check the answer not investment in the health insurance, health insurance वाली क्या है 1.5 लाख रुपए 5% और एक्चुअल, ये 1.5 लाख था। यहाँ कितना लिखा हुआ है 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। वो 38 का आंसर क्या लगाया हुआ है, तो 38 का आंसर लगाया हुआ है डी, बाबा जी गड़बड़ है, 38 का डी बोल रहा है ये, लेकिन वहाँ 1.5 लाख, इसका ऑल 1 लाख 1.5 लाख हमने गलत लिखा है। ऑफ द अबव होगा सिर्फ, इसका ऑल ऑफ द अबव, बट सिर्फ सी को हम 1.5 लाख रुपए कर दें। तो ये कौन सा था हमारे पास 65, हेल्थ इंश्योरेंस सी आ गया हमारे पास, सी में लिखा हुआ है चलें भी पढ़ा क्लास ओवर था। 150,000 62 ए, हमने सही लिखा हुआ है। 62 है। इसको मैं काट के कितना कर दूं, इसको मैं काट के 1.5 लाख रुपए कर दें, तो ये डी ऑप्शन क्या है हमारे लिए सही ऑप्शन है। डन। सही। उसके बाद टैक्स क्रेडिट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल टू द
A resident person being a filer other than the company, a resident company, a registered person being a non-filer. किसके लिए होना चाहिए ये? A. A resident company being a filer other than the company. फिर उसके बाद बोला है इसने द आर एलिजिबल पर्सन शैल बी अलाउडेड ऑन डे कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड. क्या आला मिलेगा अप्रूव पेंशन फंड में? अगर पैसा जमा करवा रहा है वो, कंट्रीब्यूट करवा रहा है, तो उसको क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ना क्या अलाउंस मिलेगा. टैक्स क्रेडिट मिलेगा. उसके बाद 41 पे हम आते हैं. 41 पे लिखा हुआ है हमारे पास अ पर्सन पेड कंट्रीब्यूशन इन द पेंशन फंड 5,000 रुपए, बियर एज हिज टोटल इनकम अंडर द सैलरी इज 1 लाख, वो 10 लाख रुपए. ही इज अलाउड फॉर टैक्स क्रेडिट. यस, नो. इफ पेंशन इज अप्रूव्ड देन द टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल. इफ द पेंशन फंड इज unapproved then the tax credit will be available. इसने उलझा दिया. अगर पेंशन फंड अगर अप्रूव्ड होगा तो क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा. तो अगर पेंशन फंड क्या है, अप्रूव्ड है, तो क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा. टैक्स क्रेडिट मिलेगा जब कितने बाकी हैं? 2 बाकी हैं. In a formula of calculating tax credit on the contribution of the approved pension fund, C should not be more than. C more than ना हो किससे? 5% से, 10% से, 15% से, या 20% से? 5% से. अप्रूव पेंशन फंड है ना, अप्रूव पेंशन फंड, अप्रूव पेंशन फंड 20% से, सॉरी 20% से क्या हो? अबव ना हो, अबव ना हो. कैलकुलेटिंग करते हुए क्या चीज? इनकम. अप्रूव पेंशन फंड वाली बात, वो 20% से क्या हो? टोटल टैक्सेबल इनकम से ज्यादा ना हो अमाउंट. 20% है. सही. यार ये रेट बहुत भूल रहे हैं अपन, मैं खास तौर पर. तो आपको भी याद है. 20% डी. उसके बाद द ट्रांसफर ऑफ द मेंबर of DESH, approved pension fund, annuity scheme, approved optional saving accounts, तो of their existing balance of their individual pension account maintained with the 1 year or more, one or more pension fund manager shall not qualify for tax credit under section 65. The transfer by the member of DESH of their existing balance of their individual pension account maintained with one or more pension fund manager shall not qualify for टैक्स क्रेडिट 63. किसके लिए क्वालिफाई नहीं करेगा? पहले के लिए भी नहीं करेगा, दूसरे के लिए भी नहीं करेगा, तीसरे के लिए भी नहीं करेगा. तो 43 का क्या है हमारे पास? डी. तो आज हम बात यहीं तक रखते हैं. उसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करते हैं. ये अब हम स्टार्ट करेंगे. कौन सा सेक्शन रह गया हमारा? बिजनेस सेक्शन रह गया 18 से लेके जहाँ तक भी हमारा जा रहा है 38 वगैरह तक. तो वहां तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल से इंशाल्लाह. मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.